ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को देखा है, तो अब आपको पता है आज हमें क्या करना है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। आओ अब देखते हैं। लेट्स अस सी। अभी हमें पता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इट इज़ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि जो मास्टर होता है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। किसको? फंक्शंस को ये रेगुलेट करने का काम करता है। अब इस मास्टर का भी एक मास्टर है, जैसे बोलते हैं ना स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होता है मास्टर्स के ऊपर, तो यहाँ पे मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर हम किसको बोलते हैं? दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब ये जो हाइपोथैलेमस होता है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ अ डाइसेफ्लॉन। कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है? लोकेटेड होता है ये बेस ऑफ डाइसेफ्लॉन ऑफ फोरब्रेन। हमारा जो फोरब्रेन होता है उसके बेस पे ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। अब जो ये हाइपोथैलेमस होती है, इसी को हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये एक ऐसी ग्लैंड है जिसको कौन रेगुलेट करता है? हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड। आई होप इतना क्लियर है। अब ये न्यूरो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन्स को रिलीज करती है, उसको हम बोलते हैं न्यूरो हार्मोन्स। व्हाट वी कॉल देम? न्यूरो हार्मोन्स। और ये न्यूरो हार्मोन्स हमारी बॉडी में आगे जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। आई होप इतना क्लियर है अब आप सबको। ये भी कौन सी ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस है। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। बेस ऑफ डाइसेफ्लॉन की प्रेजेंट होती है। साथ में ये कुछ तरीके के हार्मोन्स को रिलीज आउट करती है। नेक्स्ट, अभी हम यहाँ देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, ये प्रेजेंट होती है स्फिनोइड बोन। हमारी बॉडी में इस तरीके से एक स्फिनोइड बोन प्रेजेंट होती है। ये एक स्फिनोइड बोन है और इस स्फिनोइड बोन के पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है। दैट इज अ कैविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेला टर्किका। क्या बोलते हैं? सेला टर्किका नाम की कैविटी प्रेजेंट होती है, जहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और बाय द स्टाल्क, ये क्या है? एक स्टाल्क है और इसी स्टाल्क को हम बोलते हैं इनफंडेबुलम। व्हाट वी कॉल दैट? इनफंडेबुलम, जिसके थ्रू ये हाइपोथैलेमस, ये क्या है हमारा? हाइपोथैलेमस, उसके साथ अटैच होती है। दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। आई होप इतना क्लियर है अब आपको। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी इसी जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसी को हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। अब जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, ये हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होती है कुछ इस तरीके से। ये क्या है हमारा? हाइपोथैलेमस, and that is the stalk, that is the infundibulum, and that is the pituitary gland. अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ यहाँ पे इस तरीके से टू पार्ट्स में ये डिवाइडेड होती है। एक को हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी को ही हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस। आई होप इतना क्लियर है। और जो ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, दैट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस।
और इसी को थर्ड नेम है इसका पार्स नर्वोसा। क्या नाम है? पार्स नर्वोसा। आई होप इतना क्लियर है। और जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस होती है इसी को हम बोलते हैं पार्स डिस्टालिसिस। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होती है पार्स इंटरमीडिएटा। क्या प्रेजेंट होती है? पार्स इंटरमीडिएटा। आई होप इतना क्लियर है कि भाई क्या एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। जो मैंने डायग्राम्स में समझाया मैं एक बार इसको यहाँ पे भी क्लियर कर देती हूँ आपके साथ। कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दैट इज अवर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है। एक को हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरी वाली को हम बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आई होप इतना क्लियर है। और इसी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का सेकंड नेम होता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, क्योंकि इसको डायरेक्टली नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है डायरेक्टली। और न्यूरोहाइपोफाइसिस के बाद इसका थर्ड नेम होता है पार्स नर्वोसा। आई होप इतना क्लियर है। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। कि एडिनोहाइपोफाइसिस क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और इसी के पास दो पार्ट्स होते हैं, पार्स डिस्टालिसिस होती है और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिएटा। आई होप इतना क्लियर है। इन सबको समझाने का मेरा मेन पॉइंट ऑफ ये था कि भी आपको समझ में आए कि भी पार्स डिस्टालिसिस क्या होता है, पार्स नर्वोसा क्या होता है, क्योंकि इनका काम क्या होता है अलग अलग तरीके के हार्मोन्स को बनाना। आई होप इतना क्लियर है अब आपको। अभी हम पहले देखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। उनके हार्मोन्स के बारे में, फिर हम देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है? ये हमारा क्या है? हाइपोथैलेमस है। दैट इज द हाइपोथैलेमस, दैट इज द स्टार एंड दैट इज आवर पोस्टीरियर रीजन, दैट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आई होप इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होता है? दो तरीके की हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। और न्यूक्लियाई किस तरीके से बनी होती है? जो न्यूक्लियाई होती है वो जो सेल बॉडीज होती है ना उनका एग्रीगेट होता है। ये जो सेल बॉडी होगी ये इस तरीके से एग्रीगेट होकर न्यूक्लियाई के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक ये न्यूक्लियाई होगी, यहाँ पे इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड दैट इज द मल्टी न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर अनदर वन। आई होप इतना क्लियर है कि दो इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। इसको हम बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अब जो ये सेकंड वाली होती है इसका भी कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तो इसका नाम होता है सुप्राट्रोपिक न्यूक्लियाई। क्या होता है? सुप्राट्रोपिक न्यूक्लियाई। आई होप इतना क्लियर है। अब यहां से क्या होती है कि जो एक्सॉन्स रिलीज आउट होती हैं इस तरीके से। अब ये वाली न्यूरॉन है, इसका भी एक्सॉन होता है। अब ये जो एक्सॉन होते हैं इस तरीके से क्या होती है? मल्टीपल, एक एक्सॉन नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है बहुत सारी क्या होती हैं एक्सॉन्स होती हैं, 1 2 3 4 जो दिखाई नहीं देती हमें भी, पर लेकिन बंडल ऑफ यहाँ पे एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं ट्रैक्ट। कि जो ये एक्सॉन के बंडल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रैक्ट। और जो ये यहाँ पे लेके आते हैं यहाँ पे क्या होता है? नोब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं जिनका काम होता है हार्मोन्स को स्टोर करना।
कि जो न्यूरो हार्मोन्स जो होते हैं उनको स्टोर करना एक तरीके से, और जब जरूरत पड़े तब नर्व इम्पल्स जैसे स्टिमुलाई आएगा तो उनको रिलीज आउट करना बॉडी से। सो हम क्या कह सकते हैं, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है ये खुद कोई हार्मोन्स नहीं बनाती है। बेसिकली जो यहाँ पे हाइपोथैलेमस ने जो न्यूरो हार्मोन्स बनाए होते हैं उनको एक्सोन के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, नर्व में उनको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूरो हार्मोन्स। तो जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो सिर्फ 2 हार्मोन्स बनाती है, और वो 2 हार्मोन्स कौन से होते हैं हमारे पास, दैट इज द ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं इसको हम, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं इसको हम, या वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। और सेकंड हार्मोन यहाँ पे बनाती है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड द ऑक्सीटोसिन हार्मोन, 2 हार्मोन्स को ये रिलीज आउट करती है। अब 1 बाय 1 हम थोड़ा सा इन हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये हार्मोन्स काम कैसे करते हैं। अभी हम देखेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसी को हम बोलते हैं लव हार्मोन, बर्थ हार्मोन भी इसी को बोला जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, बेसिकली फीमेल्स के केस में जो यूट्रस होता है वहां पे यहाँ पे जब स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं ये यहाँ पे एक्ट करता है, इन स्मूथ मसल्स पे ये एक्ट करता है, और इन स्मूथ मसल्स पे जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहाँ पे इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, जैसे ये हार्मोन्स आएगा यहाँ पे बाइंड करेगा, स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाती है, एज ए रिजल्ट ऑफ इट क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है बेबी की, या फिर बेबी का बर्थ हो जाता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का बेसिकली काम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो बेबी की डिलीवरी होती है उसमें इसका एक इम्पोर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। सेकेंडली हम हार्मोन देखेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH के बारे में। अब ADH है, नाम से जैसे पता है एंटी डायूरेसिस। फर्स्टली डायूरेसिस का मतलब क्या होता है कि डाइल्यूट यूरिन होना। अब ये तो एंटी वर्ड आ गया, एंटी मतलब अगेंस्ट द डाइल्यूट यूरिन, मतलब टू फॉर्म द कंसंट्रेटेड यूरिन। तो ADH अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होएगा, यूरिन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा। अब कंसंट्रेशन कब बढ़ती है, जब ये क्या करता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है यूरिन में, क्या करे, वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है, तो उस केस में क्या होता है, यूरिन कैसा हो जाता है हमारा, वाटर होता है। और ये जो हार्मोन होता है ये हमारा काम करता है किडनीज के ऊपर। बनाया किसने, हाइपोथैलेमस ने, पहुंचा कहाँ पे, किडनीज के पास। किडनीज में भी हमारे पास क्या होती है, इस तरीके से कलेक्टिंग डक्ट होती है एक, और साथ में क्या होती है, ट्यूबल्स प्रेजेंट होती है, दैट इज द ट्यूबल एंड दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट। आई होप इतना क्लियर है आपको। तो इन ट्यूबल्स और कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर कौन काम करता है, ADH हार्मोन। वो किस तरीके से, हम सपोज कर लेते हैं ये क्या है, कोई सेल है, कलेक्टिंग डक्ट की भी हो सकती है या ट्यूबल की भी हो सकती है, और ये है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मतलब जो हमारी सेल है, मतलब जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है, ये वो वाला रीजन है। और ये है कोई रीनल सेल है, ट्यूबल की भी हो सकती है, कलेक्टिंग डक्ट की भी हो सकती है। और ये है ट्यूबुलर लूमन, जहाँ पे यूरिन का फ्लो होता है, जहाँ से यूरिन का वेस्ट आउट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो वाटर की जो कंसंट्रेशन थी वो कम है, और कम होने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और यहाँ पे इस तरीके से ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है, जिन्होंने फाइंड आउट किया कि मेरे पास तो क्या पानी की कमी हो रखी है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे ADH हार्मोन आएगा, क्या आएगा, ये क्या करेंगी, ADH हार्मोन को रिलीज कर देंगी बॉडी में, क्या करेंगी, बाय ब्लड
और इसका जो रिसेप्टर होता है वो यहाँ पे इस रीनल सेल पे प्रेजेंट होता है। और हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था जो ADH हार्मोन होता है ये कैसा हार्मोन होता है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। अब वाटर सॉल्युबल हार्मोन होने की वजह से इसका जो रिसेप्टर होता है वो कैसा होता है, सेल सरफेस रिसेप्टर्स होता है। तो इसका जो रिसेप्टर होता है वो यहाँ पे रीनल सेल पे प्रेजेंट होता है। आई होप इतना क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ओके फाइन। अब यहाँ पे ये क्या है, मैंने मान ली रीनल सेल, जो हमने ये वाली रीनल सेल बनाई थी वही है। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड था, इसने क्या किया, ADH को रिलीज आउट कर दिया। अब इसका जो रिसेप्टर था, जैसे ही उसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन मिलता है, इसका जो रिसेप्टर होता है, इस रिसेप्टर का भी पर्टिकुलर नाम होता है और इसका नाम है V2 रिसेप्टर। क्या नाम है, V2 रिसेप्टर नाम है इसका। अब ये V2 रिसेप्टर जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे सेल सिग्नलिंग के रूप में यहाँ पे G-अल्फा-S प्रेजेंट नाम का एक GPCR का स्टिमुलेटर था। अब ये क्या करेगा, जैसे ही हार्मोन इसके साथ बाइंड करेगा तो ये क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा। क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही G-अल्फा-S एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे एडिनाइल साइक्लेज प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, एडिनाइल साइक्लेज। अब इस एडिनाइल साइक्लेज का काम क्या होता है, इसका काम होता है ATP से साइक्लिक AMP बनाना। अब ये ADP साइक्लिन क्या करेगा, एडिनाइल साइक्लेज ये बनाएगा साइक्लिक AMP। अब जैसे इसने साइक्लिक AMP बनाया तो अब इसका काम होता है प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करना। क्या एक्टिवेट हो गया हमारे पास, प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट हो गया। अब जैसे ही ये PKA एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे इस सेल के पास यहाँ पे एक्वापोरिन्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं, सेल के साइटोसोल के अंदर एक्वापोरिन प्रेजेंट होता है। ये प्रोटीन काइनेज A आएगा, इनके पास जाएगा, इनको साइटोप्लाज्म से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर देगा इस तरीके से। और ये एक्वापोरिन्स क्या करेंगे, एक्वापोरिन, एक्वा वर्ड हम वाटर के लिए यूज करते हैं ना, वाटर की बिस्लरीज की बोटल्स भी आती हैं एक्वा की। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करना। अब जो यहाँ पे जो यूरिन था जिसको बनाना था डाइल्यूट यूरिन, अब जैसे ही एंटी डायरेटिक हार्मोन काम कर रहा है तो वो क्या करेगा, वाटर को सेल के अंदर भेजना शुरू कर देगा, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। अब जैसे ही रीनल सेल के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़नी शुरू होगी तो यूरिन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड यूरिन हो जाएगा। एक तरीके से यही वो मेन रीजन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन इन द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। आई होप आप लोगों को इतना सब क्लियर होगा भी किस तरीके से मैकेनिज्म काम करता है। ये सारा था पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। 2 हार्मोन्स रिलीज कर रही थी, फर्स्ट वन इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन एंड द अनदर वन इज द ADH हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी काम करते हैं, जिसका मेन काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, वाटर को रीअब्जॉर्ब कराना ताकि हम यूरिन को कंसंट्रेटेड फॉर्म में कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से हाइपोथैलेमस के साथ लिंक है, थोड़ा सा वो भी हम देख लेते हैं एक बार, सो दैट इट बिकम क्लियर टू यू। सो दैट इज द हाइपोथैलेमस। आई होप इतना क्लियर है। दैट इज द स्टाल्क एंड दैट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आई होप इतना क्लियर है। अब यहाँ से इसने क्या किया, निकले वही पैरावेंट्रिकुलर द सुप्रा, जिसमें इन्होंने एक्सोन लेके आएंगे। इसके पास क्या था, हार्मोन प्रेजेंट था, ये मान ली ADH हार्मोन के यहाँ पे नो प्रेजेंट थी। अब जैसे इसने ब्लड में क्या करना शुरू कर देता है, ये न्यूरो हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे। अब ये न्यूरो हार्मोन्स किस तरीके से कहाँ पे पहुँचेंगे, हमारे पास यहाँ पे किडनीज होती हैं, वहाँ पे ये पहुँच जाएंगे।
और फिर वही सेम प्रोसीजर कि भाई यूरिन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन करेगा। सो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। थैंक यू, दैट्स फॉर दिस वीडियो टुडे।